देवनागरी लिपि की विशेषताएं। हमारी देवनागरी लिपि में बहुत सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली तो विशेषता इसकी ये है कि हम जो बोलते हैं वही हमारा लिपि चिन्ह होता है, जबकि अन्य लिपियों में ऐसा नहीं है। जैसे हम बोलते हैं स, लिपि में भी हम सा ही रखते हैं, लेकिन अगर आप अंग्रेजी और रोमन लिपि की बात करेंगे तो उसमें सा की ध्वनि के लिए एस लिखते हैं, ह की ध्वनि के लिए हम ह लिखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में लिपि को एच बोलते हैं, जबकि एच का और ह का दोनों का कोई मेल नहीं है। लेकिन हमारी हिंदी में लिपि में भी ह बोलते हैं और जब हम उच्चारण उसका करते हैं तो भी हम ह करते हैं, जबकि दुनिया की और किसी भी लिपि में ऐसी समानता नहीं है। ध्वनि संकेत और लिपि संकेतों में समानता है, बाकी किसी भी दुनिया की लिपि में ध्वनि संकेत और लिपि संकेत में लिपि चिन्ह में समानता नहीं है। हमारे लिपि की एक वैज्ञानिकता यह है कि हमारी इसमें सबसे पहले स्वर और उसके बाद व्यंजन लिखे गए हैं। पहले स्वर, फिर संयुक्त स्वर, फिर व्यंजन और फिर संयुक्त व्यंजन। जैसे आ, ई, उ, ये हमारे खाली स्वर हैं, सिंगल स्वर है, लेकिन आई, औ ये संयुक्त स्वर हैं। तो पहले स्वर फिर संयुक्त स्वर। इसी तरह व्यंजन का, खा, गा, गा ये सारे स्वर हैं और उसके बाद में क्षय, त्र, ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं। हमारी लिपि की एक विशेषता यह भी है कि इसमें एक, जैसे रोमन लिपि में सब अलग अलग हैं क्योंकि वो वर्णात्मक है और हमारी लिपि अक्षरात्मक है, तो उसमें आ का उच्चारण एक साथ रहता है और इसमें जगह भी कम घेरी जाती है। जैसे कि अगर हमने मेरा नाम लिखते हैं कविता, तो का के साथ अगर हम रोमन लिपि में लिखेंगे तो के ए दो वर्णों की जगह घिरेगी, जबकि अगर हम हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो केवल का लिखना पड़ेगा। इसी तरह वी आई दो जगह घिरेगी, लेकिन हमारी इसमें उसी के ऊपर मात्रा चढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमारी इसमें जगह भी कम घिरती है। लिपि चिन्ह नाम का अथवा प्रथम ध्वनि का काम करता है। जैसे बी, सी, क्यू, जेड ये रोमन लिपि में है, लेकिन हमारी जो लिपि है उसमें पूरा का पूरा लिखा जाता है। इसमें बी में दो बोले गए, लेकिन उच्चारण में तो दो बोले गए और काम इसमें सिर्फ बा करता है, एक ही। कहीं दूसरी ध्वनि काम करती है। जैसे एम, तो एम में अब जब हम बी बोलते हैं तो उसका बा पहला उच्चारण काम करता है, जब एम बोलते हैं तो उसका दूसरा उच्चारण काम करता है, यानी कि माँ। इसी तरह से आर में पहले आ बोला, लेकिन इसमें काम आ नहीं करता रोमन लिपि में, बल्कि रा करता है, जबकि हमारे यहाँ अगर रा बोला तो रा काम करेगा और आ बोला तो आ काम करेगा। हमारी एक विशेषता अन्य यह है कि लिपि चिन्ह किसी अन्य ध्वनि का काम नहीं करता। हमारे यहाँ जो लिपि जिस ध्वनि चिन्ह के लिए लिखी गई है, जो चिन्ह जिस ध्वनि चिन्ह के लिए अंकित किया गया उसी का काम करता है। लेकिन रोमन लिपि में अगर आप देखते हैं तो उसमें बोला कुछ जाता है और लिखा कुछ जाता है, और कहीं कहीं तो साइलेंट ही हो जाता है। जैसे नाइट है तो उसमें NIGHT बोला जाता है, लेकिन जी का कहीं उच्चारण ही नहीं होता है। और ऐसे ही एच लिखा कुछ जाता है, यानी कि ध्वनि कुछ है और चिन्ह कुछ है। इसी तरह से नागरी लिपि में अगर स्वर कहीं स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तो उनका पूरा वर्ण चिन्ह आ जाता है। जैसे आर अगर हमने बोला तो
आ इसमें पूरा काम करेगा, लेकिन अगर वो किसी व्यंजन के साथ काम करता है तो वो मात्रा के रूप में शॉर्ट में लिखा जाता है, यानी कि मात्रा का चिन्ह इसमें अलग से होता है। लेकिन अगर स्वतंत्र रूप में हमें कुछ भी लिखना है, जैसे आदेश लिखना है, तो स्वतंत्र रूप से भी काम करता है, और व्यंजन के साथ अगर हम इसे लिखना है तो ये मात्रा के रूप में काम करता है। एक रोमन लिपि, हमारी देवनागरी लिपि की यह विशेषता है कि अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियां इसमें अलग अलग हैं। अल्प प्राण जैसे का और महाप्राण खा, अल्प प्राण बा, महाप्राण भा। अंग्रेजी में, रोमन में महाप्राण बनाने के लिए अलग से एच उसमें जोड़ना पड़ता है, जबकि हमारी देवनागरी लिपि में ऐसा कुछ व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। उसमें अल्प प्राण के लिए और महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग अलग वर्ण, अलग अलग अक्षर दिए हुए हैं। अगली विशेषता यह है कि हमारी देवनागरी लिपि में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर जैसा कोई झंझट नहीं है। इसमें वैज्ञानिक वर्गीकरण है और कहीं भी कैपिटल और स्मॉल लेटर का झंझट नहीं है। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजन संयोग की जो पद्धति है वो भी वैज्ञानिक ढंग की है। संयुक्त व्यंजन तभी बनते हैं जब उनके बीच में कोई स्वर नहीं होता है। अगर स्वर होता है तो संयुक्त व्यंजन बनने की गुंजाइश नहीं होती है। हमारे देवनागरी लिपि में दो लघु स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं, जिसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आल्य, हिम आल्य। गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस लिपि में दूसरी ध्वनियों को भी ग्रहण करने की भरपूर क्षमता है। जैसे कि अरबी लिपि की जो जिह्वा मूलीय ध्वनि है उनको इसमें ग्रहण करके आराम से बोल दिया जाता है, और उनके लिए चिन्ह हमने नुक्ते वाला, नीचे बिंदु लगाने वाला कर दिया है। ऐसे ही जो अंग्रेजी रोमन लिपि के कुछ ध्वनियां हैं, जैसे कॉलेज में बताया, कॉपी में बताया, तो ओ ध्वनि के लिए इसमें हमने चिन्ह अंकित कर दिया, यानी कि हमारी लिपि में इतनी गुंजाइश है कि दूसरे ध्वनियों को इसमें अंकित किया जा सकता है। अगली विशेषता यह है कि हमारी इस देवनागरी लिपि पर किसी भाषा विशेष का आधिपत्य नहीं है। यह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि अनेक भाषाओं की लिपि तो है ही है, अन्य किसी भाषा की लिपि होने की भी सामर्थ्य इसमें है, यानी कि कोई भी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है। देवनागरी लिपि की एक विशेषता यह भी है कि भारत के बड़े भूभाग में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तरी हिमालय से लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा से लेकर बिहार, झारखंड तक इसका क्षेत्र फैला हुआ है।